नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व के स्मॉल कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर सौरभ गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि हेड हैं इक्विटी बजाज फिनसर्व एएमसी से। और अगर हम बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 18 जुलाई 2025 को ये फंड आया था, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस फंड को। 1600 करोड़ से आसपास का इसका AUM है। क्या स्ट्रैटेजी इस फंड के थ्रू मिस्टर गुप्ता की रहती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है, कितना होराइजन आपको लेकर चलना है, सब बारीकियों पर हम ध्यान देंगे अगले आधे घंटे में। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका। बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड की बात करें, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हम सबसे पहले ये समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि मार्केट्स पर उनका व्यू क्या है, क्या सजेशंस वो अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, क्या आउटलुक इस समय लेकर चल रहे हैं। और अभी तो हालात जैसे हम देख ही रहे हैं, वेस्ट एशिया में टेंशंस डीएस्केलेट होने का नाम नहीं ले रही हैं। कच्चे तेल पर क्लियरली उसका इम्पैक्ट है और अछूते इक्विटी मार्केट्स भी नहीं है। ऐसे हालात में क्या क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहा है बाजार, क्या करना है हमें, और अगर हाँ तो क्या जवाब आप देते हैं? दीपाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, इक्विटी मार्केट्स इज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल। देखिए, जैसा आपने कहा कि जिस तरह से न्यूज़ फ्लोज हैं और जिस तरह से वॉर की सिचुएशन है, इक्विटी मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट है। हम कच्चा तेल आयात करते हैं 85% ऑफ द नीड, और गैस का भी बहुत इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ सकता है अगर ये प्रॉब्लम थोड़े लंबे समय तक चली। लेकिन उसके बैकड्रॉप में हमें ये देखना चाहिए कि इस वॉर के शुरू होने से पहले तक जो समस्याएं या जो बॉटलनेक्स थे इक्विटी मार्केट में परफॉर्मेंस के लिए या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो सारी एक एक करके सॉल्व हो रही थी। अगर आप मॉनसून देखें तो पिछले साल मॉनसून अच्छा था, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स कट किया, डायरेक्ट टैक्स कट किया, तो उसका फायदा इकोनॉमी को मिलने लगा। अगर आप लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स तक देखें तो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स 8 क्वार्टर की सबसे बेहतरीन अर्निंग्स थी। डिमांड इंप्रूव हो रही थी, प्राइवेट केपेक्स वापस आ रहा था, सो थिंग्स वर फॉलिंग इन प्लेस। और हाँ, टैरिफ की डील भी हो गई थी, जो 1 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि एक डील हो जाए जिससे रुपए पे प्रेशर कम हो जाए। वो सारी सॉल्व होने के बाद ये सिचुएशन आई है वॉर की, जो कि एक इंक्रीमेंटल नेगेटिव है। लेकिन हमारा ये व्यू है कि अगर ये कंस्टेंट हो जाती है विद इन अ मंथ, तो फिर इक्विटी मार्केट शुड बाउंस बैक। आई थिंक लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं होगा इकोनॉमी को और अर्निंग्स को। लेकिन ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। अगर बहुत लंबे समय तक क्रूड 100 के ऊपर रहा तो इकोनॉमिक में थोड़ा समय के लिए स्लो डाउन हो सकता है। हमारा निवेशकों को ये व्यू है कि ऐसे सिनेरियोज बाजार में पहले भी आए हैं। आई थिंक गल्फ वॉर 1992 से अगर मैं शुरू करूं, या फिर मैं कारगिल वॉर को देखूं, या रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई थी तब क्रूड $120 हुआ था। ये सारे समय बहुत अच्छे मौके थे इक्विटी मार्केट्स में निवेश करने के लिए। तो अगर आप फुल्ली एलोकेटेड नहीं है इक्विटी में, ये समय अच्छा है निवेश करने के लिए। ये करेक्शन बहुत अच्छा मौका है, जबकि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है और एक वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन मिल रहा है। तो ये समय अच्छा हो सकता है अपना इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाने के लिए। ओके, ठीक है। मौजूदा हालात लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, वो क्लियर है। लेकिन मिस्टर गुप्ता, पिछले 18 महीनों में हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में खास तौर से अच्छी खासी गिरावट रही, लार्ज कैप्स में गिरावट कम रही। ज़्यादातर फंड हाउसेस का कंफर्ट लार्ज कैप्स की तरफ था। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू था कि पोर्टफोलियो एलोकेशन में कंपोजिशन लार्ज कैप्स का ज़्यादा रखें, मिड कैप स्मॉल कैप का थोड़ा कम रखें। अब पिछले वेस्ट एशिया वॉर से ठीक पहले की मैं बात करूँ अगर, तो कई हमने एपिसोड्स किए फायदेमंद फंड्स के, कई एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई, कई फंड मैनेजर से चर्चा की। सबका कहना यह था कि अब टाइम है मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का। और फिर अचानक से वेस्ट एशिया के हालात एमर्ज हुए और आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप वापस से कितनी तेजी से धराशायी हुए हैं। जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, उस समय में क्या करना चाहिए? क्या इन्वेस्टर्स की अप्रोच आपके हिसाब से होनी चाहिए, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने शायद अभी एलोकेशन इंक्रीज करना शुरू किया था, अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना शुरू किया था? क्या उन इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहिए या स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम होता है? एग्जैक्टली क्या अप्रोच होनी चाहिए? जी, दीपाली जी, मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एक्सपर्ट्स या जो भी रिकमेंडेशंस में मिड एंड स्मॉल कैप बार बार क्यों आ रहे थे ये वेस्ट एशिया वॉर से पहले। देखिए, अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में वॉर से पहले भी एक वैल्यूएशन कंफर्ट इमर्ज हो रहा था।
लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप में कहीं ज्यादा था। तो अगर आप देखें निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी ये वॉर से एडजस्टमेंट से पहले, अगर ये वॉर का इम्पैक्ट अगर मैं हटा भी दूं तो, कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ 13 से 14% रहने की उम्मीद है कंसेंसस एस्टिमेट्स के हिसाब से। वहीं मैं मिड एंड स्मॉल कैप को अगर देखूं तो वहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस 20% से ज्यादा है, यानी कि ग्रोथ वहां पर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक सिक्लिकल रिकवरी में पैसा वहां ज्यादा बनता है जहां पे ग्रोथ अधिक हो। तो मिड एंड स्मॉल कैप ऑफर यू हायर ग्रोथ, लेकिन हो क्या रहा था कि जैसे लार्ज कैप में ओवरऑल एक वैल्यूएशन कंफर्ट था, मिड एंड स्मॉल कैप में इट वाज अ पिक एंड चूज काइंड ऑफ मार्केट, जहां पे ग्रोथ कंफर्ट आ रही थी, लेकिन वैल्यूएशन आपको सोच समझ के उन कंपनियों में लेना है जहां पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट ग्रोथ के साथ मिल रही है। तो 3 चीजें, क्वालिटी, वैल्यू और ग्रोथ, इसका कॉम्बिनेशन स्मॉल कैप में लेने की जरूरत होती है, और वो कॉम्बिनेशन इमर्ज हो रहा था। इनफैक्ट अगर हम ये मान के चलें, और बेस केस हमारा ये है कि ये वॉर शायद 8-10 दिन में खत्म हो जाएगी, तो अगेन अगर ये जो करेक्शन हमें मिल रहा है जो कि 2 साल की अर्निंग्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा ज्यादातर कंपनियों को, ऐसा हम मान के चलें, क्योंकि ये वॉर शायद 10-15 दिन में खत्म हो जाए, तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट इमर्ज हो गया है अच्छी क्वालिटी कंपनीज में जिनमें ग्रोथ आउटलुक ठीक है अगले 2 साल के लिए। ऐसे कंपनीज का मिड एंड स्मॉल कैप में एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से निवेशकों के काम आ सकता है अगर उनका पर्सपेक्टिव 3 साल से अधिक का है तो। ओके ओके। अच्छा सौरभ जी, जो अगला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे ये सवाल हम अपनी इस चर्चा में टुवर्ड्स एंड ऑफ द शो पूछते हैं, लेकिन मैं शुरुआत में पूछ रही हूँ, पिछले 1 महीने में क्या स्ट्रैटेजी आपके इस फंड की रही है, या फिर जब इस तरीके के मार्केट में ड्रॉप देखने को मिले, कॉशियसनेस हो, बहुत एप्रीहेंशंस हो क्लाइंट्स के मन में, क्या अप्रोच आपकी रही पिछले 1 महीने में बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड को लेकर? देखिए, हम स्ट्रैटेजीज थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए सोचते हैं। देखिए, 3 चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं इस फंड में। एक है ग्रोथ, दूसरा है वैल्यू और तीसरा है क्वालिटी। अब एक एक करके जाएं तो देखिए, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में हमेशा क्वालिटी पे फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी कंपनियों को देखें, छोटी कंपनी हिस्टोरिकली मोर्टेलिटी रेट थोड़ी ज्यादा होती है, तो क्वालिटी पे फोकस होना ही चाहिए। तो क्वालिटी पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, वो ये पिछले 1 महीने में चेंज नहीं हुआ है। ग्रोथ, तो ग्रोथ में हमने ऐसा देखा है कि अगर हमने सेंसिटिविटी टेस्ट किया है पोर्टफोलियो का कि ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज का, अगर ये वॉर 1 महीने चले, 15 दिन चले या 3 महीने चले, तो वो हमने टेस्ट किया है कि कौन सी कंपनी को क्या इंपैक्ट है। हमने पोर्टफोलियो में बहुत चेंजेस अभी नहीं किए, क्योंकि ज्यादातर हमारे कंपनीज क्योंकि अच्छी क्वालिटी के हैं, मोस्ट लाइकली दे विल इनफैक्ट गेन मार्केट शेयर। तो हमारे यहाँ कई कंपनी पोर्टफोलियो में ऐसी हैं जो कि शायद अगर ये सिचुएशन थोड़ी लंबी चली तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट धाराशायी होगा और इन कंपनीज का शायद मार्केट शेयर गेन हो जाए, बिकॉज दीज आर ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज, बेटर क्वालिटी कंपनीज। और जो तीसरी जो चीज हम देखते हैं वो है कि वैल्यू इमर्ज हो रही है कि नहीं। तो इस करेक्शन में वैल्यू इमर्ज हो रही है कई जगहों पे जहां पे ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है इतनी ज्यादा और क्वालिटी है। तो इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो और भी अच्छा बन सके। तो इनफैक्ट हाई क्वालिटी कंपनीज शुड गेन मार्केट शेयर इन द नेक्स्ट 3-6 मंथ इफ दिस वॉर कंटिन्यूज। जो कि डिसरप्शन हम देख रहे हैं गैस सप्लाईज में, एलपीजी सप्लाईज में, उसमें कई छोटी कंपनी, छोटे रेस्टोरेंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शायद सफर करेंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए शायद अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे ही माहौल में ऑर्गेनाइज कंपनीज, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट शेयर गेन करते हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर इन्वेस्टर्स। और वो हमारा फोकस है इस फंड में, और वो हमने टाइटन किया है लास्ट 1 महीने में। ओके, इनफैक्ट मिस्टर गुप्ता, ये तो क्लियर है जैसे आपने कहा कि क्वालिटी, वैल्यू और ग्रोथ पर आपका फोकस है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर आप पिछले 1 महीने में मार्केट फॉल में देखें तो बहुत कंपनीज आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स में ऐसी मिल जाएंगी जो अछूती रही हैं इस मार्केट फॉल से, जहां पे हमने लॉसेस देखे भी नहीं है, विच इज़ वेरी ट्रू। लेकिन क्या आपने पिछले 1 महीने के दौरान कहीं एक्सपोजर बढ़ाया है अगर ट्रिम भी नहीं किया है तो? जी देखिए, हमारा एक्सपोजर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंडस्ट्रियल्स की तरफ बहुत बढ़ाया है हमने, धीरे धीरे करके बढ़ाया है। बैंकिंग एक सेगमेंट है जहां पे हमने थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो का वो बढ़ाया है। एक सेगमेंट में जो हमारा एक्सपोजर पहले भी अंडरवेट था, वहां हमने थोड़ा और अंडरवेट किया है, वो आईटी सर्विसेज। बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में नहीं आती हैं ऐसी कंपनियां, लेकिन 1-2 जो थी हमारे पास, वहां पे हमने ट्रिम किया है या फिर एग्जिट किया है, क्योंकि वहां पे एआई रिलेटेड डिसरप्शन हमें दिख रहा है कि लॉन्गर टर्म में शायद उनके रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट हो। वहां कट करके हमने इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड में पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया और थोड़ा बैंक्स को भी पोर्टफोलियो में इंक्रीज किया। तो वो एलोकेशन हमने मूव किया है इस करेक्शन का फायदा लेते हुए। ओके, और अगर हम एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन देखें इस फंड का, तो एज नेम सजेस्ट, एज पर सेबी नॉर्म्स,
जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होगी वो स्मॉल कैप में होगी, पर अगर परसेंटेज टर्म्स में समझना चाहे तो कितना एलोकेशन किस कैटेगरी में फिलहाल कर रहे हैं आप इस फंड के थ्रू? हाँ देखिए, हमारा 83% स्मॉल कैप है और बाकी हमारा मिड कैप है एक्सपोजर। हमारा ज्यादातर फोकस रहता है कि वो स्मॉल कैप पे ही एक्सपोजर हो, पर क्योंकि एवरी 6 मंथ्स अगर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो सेबी का जो मिड कैप और स्मॉल कैप का डेफिनेशन होता है, मार्केट कैप है, जो थोड़ा चेंज होता है। इसकी वजह से हमारा थोड़ा एलोकेशन मिड कैप की तरफ आपको दिख रहा होगा। लेकिन फोकस ये है कि एक स्मॉल कैप स्ट्रेटेजी है तो इसको स्मॉल कैप की तरह रन करें, और 83% प्योर स्मॉल कैप है, बाकी मिड कैप है इसमें। अच्छा, मैं इनफैक्ट पढ़ भी रही थी कि आपकी इस फंड के थ्रू जो एएमसी की इनक्यूब फिलॉसफी है उसको आप फॉलो करेंगे, तो आप ब्रीफ कर पाएंगे सिंपल शब्दों में कि इनक्यूब फिलॉसफी क्या है और क्या एडवांटेज इस फिलॉसफी का मिलता है इस फंड में? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप एएमसीज की बात करें, जनरली इंडस्ट्री की बात करें, तो एक्टिव फंड मैनेजर का मेन काम होता है इंडेक्स से बेटर रिटर्न देना। और वो इस तरह से होता है कि हम जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज, यानी कि हमारा जो रिसर्च है, इन्वेस्टमेंट जो टीम है, वो इस तरह से काम करे कि बाकियों से पहले हम इंफॉर्मेशन को समझें, कंपनी को समझें, एनुअल रिपोर्ट पढ़ें और स्टॉक को ले लें, और जब मार्केट उसको डिस्कवर करे तो स्टॉक ऊपर चला जाए और हम उस पर रिटर्न बनाए। दिस इज हाउ अ टिपिकल इन्वेस्टमेंट हाउस वर्क्स। बट ओवरऑल हमने ग्लोबली देखा है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि हम खुद जब 2 साल 3 साल पहले बजाज म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, वी वर द 41st म्यूचुअल फंड। 400 से ज्यादा पीएमएसएस होंगे इंडिया में और 1600 से ज्यादा एफआईज इन्वेस्टर्स होंगे। तो इतने सारे लोग अगर एक ही इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट इंक्रीजेस, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अल्फा इंफॉर्मेशन एज में लिमिटेड होने लगती है, मार्केट एफिशिएंट होने लगता है। ग्लोबली हमने देखा है। तो हमने हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में 2 और चीज इनकॉर्पोरेट की है। इंफॉर्मेशन एज के बाद हमने जो ऐड किया है वो क्वांटिटेटिव एज। तो हमारी एक क्वांटिटेटिव टीम है जो कि बहुत सारे डेटा एनालाइज करती है। जो अगर डेटा सबके पास एक ही है तो क्या हम उसको एनालाइज बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वांटिटेटिव टीम है जो बहुत सारे स्क्रीनर्स रन करती है, जो हमारी मदद करती है सही स्टॉक सिलेक्शन के लिए, सही जगह फोकस करने के लिए। और तीसरा जो एज है वो है बिहेवियरल एज, कि हम मार्केट से बेहतर बिहेव कर सकें, कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स में हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि हम फॉलिंग मार्केट में पैनिक होने के बजाय अपॉर्चुनिटी देखें, और तेजी के मार्केट में जहां पे सब लोग लेना चाहते हैं, क्या हम प्रॉफिट बुक कर पाए। तो ये 3 लेग्स हैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के इनक्यूब, जो कि हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हर स्ट्रैटेजी में, और स्मॉल कैप भी उसी का उद्गम है। ओके, अच्छा, अगर अब हम स्मॉल कैप एक्सपोजर पर फोकस करें तो पहले क्या यहाँ पर स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी आपकी रही है इस 83% एक्सपोजर में, या कुछ पर्टिकुलर पॉकेट सेक्टर्स आप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर स्टॉक्स आपने पिक किए? देखिए, ये एक बॉटम अप स्ट्रैटेजी है। अगर आप जो सेक्टोरल आउटलुक जो देखते हैं चीजें, वो आप आउटकम है हमारी स्टॉक पिकिंग का। हाँ, लेकिन ऐसा डेफिनेटली होता है, स्पेशली स्मॉल कैप में इस समय में, दीपाली जी, ऐसा हो रहा है कि it is a market where everything is not cheap, everything is not expensive. तो क्लियरली कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे ये जो ग्रोथ वैल्यू और क्वालिटी का जो संगम है, ये ज्यादा आसानी से मिल रहा है, और कहीं पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए सेक्टर एलोकेशन उस चीज को दर्शाता है कि पूरा मार्केट, अभी ये बाजार वैसा नहीं है कि आप कुछ भी जाके ले लें स्मॉल कैप में और 1 साल में आपके पैसे बन जाएंगे। मे बी कोविड का समय ऐसा था जब आप ऐसा कर सकते थे, या 2013 का समय ऐसा था जब आप कर सकते थे। ये वो समय नहीं है, इट्स अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। तो हमारा बॉटम अप स्ट्रेटेजी है, जो आपको सेक्टरल एलोकेशन दिख रहे हैं, जहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल पे हमारा अच्छा खासा वेट है, या इंडस्ट्रियल में हमारा अच्छा वेट है, बैंकिंग एक टॉप सेक्टर्स में से एक है। दैट इज प्योरली ड्रिवन बाय बॉटम अप स्टॉक पिकिंग बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स: क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ, यूजिंग आवर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इनक्यूब। ओके, तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग रही कॉन्वर्सेशन अब तक की। क्विकली यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार टॉप होल्डिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि अगर इस फंड में एक्सपोजर लेते हैं तो एटलीस्ट कितना होराइजन लेकर चल रहा है, या फिर कितने समय में इस फंड के पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग होती है, रिव्यू होता है, और भी चर्चा करेंगे आगे मिस्टर गुप्ता से। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बातचीत कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के स्मॉल कैप फंड की। हमारे साथ मिस्टर सौरभ गुप्ता हैं, जो कि हेड इक्विटी हैं बजाज फिनसर्व एएमसी से। मिस्टर गुप्ता, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आपने काफ़ी इजी लैंग्वेज में और सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाया इस फंड की तमाम डिटेल्स। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके आपके व्यूज़ लेना चाहेंगे। आपने सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल समझाई, लेकिन अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें
तो टॉप 10 होल्डिंग्स आपकी कहाँ हैं, या फिर किन पॉकेट्स पर, सेगमेंट्स पर ज्यादा भरोसा आपको दिखाई दे रहा है? जी देखिए, आई थिंक स्टॉक का नाम लेना कंप्लायंस शायद मुझे अलाउ ना करे लेना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कलर दे सकता हूं। देखिए, हमारी जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें से एक जो टॉप होल्डिंग है वो इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करती है। एक एमएनसी नाम है, वेरी वेरी हाई क्वालिटी, जिन्होंने अच्छा कैपेसिटी एक्सपैंड किया है इंडिया में, जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो वो एक कंपनी है जो हमें काफी पसंद है, उसमें काफी अच्छा वेट हमने क्रिएट किया है, तो वो हमारी वन ऑफ द टॉप होल्डिंग्स है। दूसरा एक मिड साइज बैंक है जिसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ था करीबन 1 साल पहले। हमें बहुत अच्छे वैल्यू पे लग रहा था वो बैंक, और जो चेंजेस वो नया मैनेजमेंट उस बैंक में कर रहा है, हमें लगता है कि वो मार्केट शेयर गेन करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो वो एक हमारा होल्डिंग है जो कि बहुत हमें पसंद आ रहा है। एक कंपनी हमारे पास है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो कि बॉल बेयरिंग्स में है। उसने अगेन क्या किया है कि वो पहले काफी ट्रेडिंग करते थे अपने, ये अगेन एमएनसी नाम है, जो कि पेरेंट से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पे ट्रेड करते थे। अभी उन्होंने अपनी कैपेसिटी इंडिया में ही लगा दी है, तो मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन भी आएगा ट्रेडिंग मार्जिन के साथ, कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड होंगे, आरओई एक्सपैंड होंगे। वो अच्छे वैल्यूएशंस पे हमें मिल रहे थे, और उनका जो सेगमेंट है दैट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑटो सेल्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो केपेक्स है वो रेलवे में जिस तरह से केपेक्स हो रहा है, वो कंपनी उससे फायदा उठाएगी। तो ये इस तरह के नाम है पोर्टफोलियो में जो हमें अच्छे लग रहे हैं, और ये हमारी स्ट्रॉन्ग टॉप होल्डिंग्स में आते हैं इस समय। ओके। और मिस्टर गुप्ता, आमतौर पे पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग तो डे टू डे बेसिस पे होती होगी, बट कोई भी स्टॉक आप चुनते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, कितना टाइम एटलीस्ट आप देते हैं उसकी एक्चुअल पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में, या फिर कितने समय में ये डिसाइड करते हैं कि शायद अब रीशफलिंग की जरूरत है या एक्सपोजर कम ज्यादा करने की जरूरत है? जी देखिए, पोर्टफोलियो यूनिवर्स हम रीलुक करते रहते हैं। जनरली किसी भी स्टॉक को लेते समय हम एटलीस्ट 2 साल का व्यू बनाते हैं, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट होने में 2 साल का समय लगता है, तो 2 साल का व्यू होता है। अगर मैं बताऊं कि शेयर्स और स्टॉक्स कैसे मूव आउट होते हैं पोर्टफोलियो से, तो 2 या 3 रीजन है। एक है, अगर स्टॉक हमारे कैलकुलेशन या हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी व्यू के हिसाब से ऊपर जाता है और वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि जब हमें लगे कि बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, या अब हमारे बुल केस के भी ऊपर जा रहा है, तो हम ट्रिम करना शुरू करते हैं। दैट इज वन रीजन ऑफ ट्रिमिंग और मूविंग आउट ऑफ द स्टॉक। दूसरा रीजन होता है कि अगर स्टॉक हमें शायद, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 20% अपसाइड ऑफर कर रहा है, लेकिन हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दिखी जो कि हमें 40% अपसाइड ऑफर कर रही है ओवर 1.5 ईयर्स, तो शायद हम ये ट्रिम करके उसमें जाएंगे जहां अपसाइड ज्यादा है। ये दूसरा रीजन है पोर्टफोलियो में चर्न होने का। और तीसरा रीजन ये है कि अगर टीम को ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ हमसे गलती हुई है रिव्यू करने में, या फिर मैनेजमेंट कुछ ऐसा करता है जो कि हमें पसंद नहीं है गवर्नेंस लेवल पे, तो वहां पे हम पोर्टफोलियो में उस स्टॉक से एग्जिट करते हैं। जनरली होराइजन एटलीस्ट 2 इयर्स का होता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल मूव आउट व्हेन वी रीच द लेवल्स वेयर वी वांट टू सेल इट आउट, बिकॉज द स्टॉक्स हैव बीन एक्सपेंसिव। तो इस तरह से हम पोर्टफोलियो को रन कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके। और जहां तक आपने रिव्यू, जी बताइए, रिव्यू के बारे में बताइए। देखिए, रिव्यू हर मंथ एक एट्रीब्यूशन एनालिसिस होता है, जहां कि हम ये देखते हैं कि कौन से सेगमेंट्स स्टॉक्स के कैसे कर रहे हैं। हम ये भी रिव्यू करते रहते हैं कि कौन से स्टॉक में क्या कैटलिस्ट है जिसकी वजह से वो ऊपर जाएगा, और वो कैटलिस्ट पोस्टपोन हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो कैटलिस्ट अब प्ले आउट नहीं होगा किसी स्टॉक में। तो वो भी एक मंथली रिव्यू का हिस्सा होता है जब हम पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। ओके। अभी आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं इस फंड में? जी हाँ, बहुत नॉमिनल कैश होगा, 1 या 2%, बाकी फुल्ली इन्वेस्टेड है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, आपने स्टॉक पिकिंग की स्ट्रैटेजी की बात की, आपने क्वालिटी ग्रोथ वैल्यूएशन की बात की, लेकिन अगर हम इन पैरामीटर्स को बाइफर्केट करके समझना चाहें कि टॉप प्रायोरिटी क्राइटेरिया आपके लिए क्या रहता है स्टॉक पिकिंग के लिए, या फिर इन 3-4 चीज़ों में, फिर चाहे वो अर्निंग्स हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, वैल्यूएशंस हो, अगर रैंकिंग आप कैसे करते हैं कि किस पैरामीटर को सबसे ज़्यादा रेलेवेंस देनी है व्हाइल पिकिंग द स्टॉक? देखिए, गवर्नेंस इज समथिंग विच इज अनकॉम्प्रोमाइजेबल। वो तो यस और नो होता है, उसमें कोई ग्रे नहीं है कि जो कि अगर कोई बैड गवर्नेंस की कंपनी सस्ती हो गई तो उसको जाके ले लिया जाए, तो वो तो नहीं होता, वो तो यस एंड नो है। विद इन द रेस्ट ऑफ द 3 पैरामीटर्स, क्वालिटी रिमेन्स टॉप,
बिकॉज बिजनेस क्वालिटी में गलत जाने पे ना वैल्यूएशन बचाएगा ना ग्रोथ बचाएगा, तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस रिमेन्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद डेफिनेटली वैल्यूएशन और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन हमें देखा जाता है कि मार्केट क्या प्राइस इन कर रहा है ग्रोथ को इस समय और इस भाव पे वो लेना सही होगा कि नहीं होगा। तो टॉप प्रायोरिटी क्वालिटी है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू और ग्रोथ कि किस वैल्यू पे कितना ग्रोथ स्टॉक फैक्टर कर रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ उससे बेहतर आएगी तो हम जाके वो स्टॉक को लेने की कोशिश करते हैं। ओके और इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर फंड की या इस पर्टिकुलर फंड कैटेगरी की प्लेसमेंट आपके हिसाब से एग्जिस्टिंग मार्केट्स में कहाँ हो सकती है? कितना परसेंटेज एक्सपोजर आपके हिसाब से रखा जा सकता है? हाँ जी, देखिए ये जो एसेट एलोकेशन है ये थोड़ा निजी हो जाता है कि किसकी क्या एज है, क्या रिस्क एपिटाइट है, एबिलिटी टू और इंटेंट टू रिस्क क्या है, एबिलिटी एंड इंटेंट टू टेक रिस्क क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक जेनरिक तौर पे बोलूं तो अगर करीबन स्मॉल कैप एक्सपोजर 20 से 25% किसी भी एक इंडिविजुअल का होना चाहिए, अगर उनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन या फिर उनके फाइनेंशियल गोल्स एटलीस्ट 5 साल दूर हैं, तो 20 से 25% स्मॉल कैप एक्सपोजर होना चाहिए। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी, क्योंकि इनमें ग्रोथ सबसे अधिक होती है, अगर आप सही समय पे सही प्राइस पे उनको ले पाए, जो कि ये अपॉर्चुनिटी एक इमर्ज हुई है वॉर की वजह से, गैस प्राइसेस की वजह से। हम ये मान के चलें कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हिस्टोरिकली ऐसा नहीं हुआ है कि सिचुएशन हमेशा खराब रहती है। तो ये एक अच्छा मौका मिला है अच्छे भाव पे स्मॉल कैप का एक डिसेंट पोर्टफोलियो लेने का, तो वो पोर्टफोलियो हमें लेना चाहिए। और अगर 5 इयर्स के आगे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, फाइनेंशियल गोल्स अभी 5 साल एटलीस्ट दूर है, तो आपको 20 से 25% स्मॉल कैप एक्सपोजर मिनिमम रखना चाहिए। फिर आगे जाके अपने इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि अगर आप वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं, आपको मालूम है मार्केट वोलेटिलिटी रहता है, लेकिन वोलेटिलिटी का मतलब नुकसान नहीं होता अगर आपका व्यू लंबा है, तो आप उसको और भी अधिक कर सकते हैं। लेकिन 20 से 25% विद अ 5 ईयर व्यू इज अ डिसेंट एलोकेशन इन स्मॉल कैप्स एंड फंड्स लाइक आवर्स। और रिस्क एपेटाइट डेफिनेटली इसे आप अग्रेसिव कैटेगरी में ही प्लेस करेंगे? जी देखिए, स्मॉल कैप बाय नेचर थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए दीपाली जी मैं यही बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा लंबा रखिए। वोलेटिलिटी डज नॉट मीन कैपिटल लॉस, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम अच्छी कंपनियां चुन रहे हैं वो नीचे जाएंगी लेकिन वो ऊपर भी आ जाएंगी। ये समय ऐसा है कि थोड़ी हिम्मत करके हमें देखना चाहिए कि हम खरीदें। अगर इन्वेस्टर्स थोड़े से नर्वस हैं तो उनको तो एसटीपी कर सकते हैं कि 33% ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, उस तरह से हम सोच सकते हैं फंड को लेने के लिए। लेकिन स्मॉल कैप ऑफर्स गुड ग्रोथ, अ लार्ज पूल जहां से आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और हिस्टोरिकली भी आप देखें तो एबिलिटी टू जनरेट अल्फा फॉर एन एक्टिव मैनेजर इज लिटिल हायर इन द स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप इज अ गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर इन्वेस्टर्स एंड वन शुड होल्ड ऑन टू इट। और अगर क्वालिटी पे टिल्ट है तो पोर्टफोलियो में ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद भी की चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा लंबा है। मिस्टर गुप्ता, एक फाइनल कमेंट आपसे, और शायद ये सवाल बजाज फिनसर्व के स्मॉल कैप फंड पर नहीं बल्कि इन जनरल हमारे व्यूअर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स इस तरह के मार्केट फॉल में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, पोर्टफोलियोज देखते हैं कि लाल निशान में है, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अपनी SIPs रोक देते हैं। क्या आइडियल अप्रोच करंट मार्केट्स में आपके हिसाब से होनी चाहिए? एक्सपोजर क्या यहाँ पर लमसम में भी लिया जा सकता है, SIPs पर ही फोकस करें? क्या फाइनल कमेंट आपका? देखिए ऐसे समय में एक लाइन जो कि निवेशकों को दिमाग में रखनी चाहिए और जो मैं भी रखने की कोशिश करता हूं कि गुड प्राइजेस एंड गुड टाइम डोंट कम टुगेदर। अगर बुरा समय है तो आप देखिए प्राइजेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको, जब समय अच्छा हो जाएगा तो आपको ये भाव नहीं मिलेंगे। तो आई एम श्योर रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है ये चीज। इन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे पास टूल्स होते हैं जहां हम डिसिप्लिन, बिहेवियरल डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन ये समय स्टॉप करने का नहीं है, ये स्टार्ट करने का समय है। हाँ, नियर टर्म में पेन होगा, लेकिन आप इस तरह से देखिए कि कोविड के समय मार्च का ही महीना था, अगर सारी दुनिया बंद होने की कगार पे थी उस समय, क्या डिसीजन सही होता? हाइंडसाइट है, लेकिन आप ये सोचिए कि कौन सा डिसीजन सही होता, खरीदने का कि बेचने का मार्च 2020 में। तो मार्च 2026 में भी शायद उस स्केल का क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये तेल का और ये जो भी क्राइसिस है ये मैनमेड क्राइसिस है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो आप उस एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए और ये सोचिए कि ये खरीदने का समय है या बेचने का, तो आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। ओके,
चलिए, शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, आप आए शो में और आपने इन जनरल मार्केट्स पर तो बात की ही, हमारे व्यूअर्स को भी गाइड किया और बजाज फिनसर्व के स्मॉल कैप फंड के बारे में तो इन डिटेल जानकारी दी। थैंक यू सो मच। तो ये आज चर्चा हुई बजाज फिनसर्व के स्मॉल कैप फंड की, और हर हफ्ते हम एक नया फंड आपके लिए लेकर आते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। फायदेमंद फंड्स में इतना ही। नमस्कार।